नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप मेरे साथ, हम लोग एक ही फ्रेम में हैं, एक ही साथ हैं। और अवनीश शर्मा जी को आप देख रहे हैं, प्रारब्ध देखने आए हैं। बंगाल का प्रारब्ध क्या है इस बार, क्योंकि 4 मई को जो होगा उसी पर डिस्कस कर रहे हैं हम। दोस्तों, ये बातचीत बाहर भी करते आपको, चूंकि आपने देखा होगा पार्क स्ट्रीट लिखा हुआ है, लेकिन नेटवर्क की पोजीशन सब तरफ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी। वैसे आप भी मेरा स्वागत कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही साथ हैं। तो लेकिन नेटवर्क की आपको क्या प्रॉब्लम मिला है, क्या आपको भी दिक्कत आई है? नेटवर्क की तो इशू सबके साथ आ रहा है और बड़ा मजेदार। आज मैं अपने एक भाई के साथ ये बात शेयर किया। मैंने कहा यार ऐसा क्या चक्कर है कि मान लीजिए सिम वाला नेट स्लो, मैंने कहा वाईफाई भी क्यों यहाँ पे उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। उसने एक बड़ी गजब की बात कही। उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्लो कराया गया है कि बंगाल की बात बाहर न जाए। हालांकि मैं कंस्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव नहीं करता, लेकिन आप सोचे भवानीपुर जो विधानसभा है उसी में हम बैठे हुए हैं, इस समय बात कर रहे हैं। हमें मजबूर होकर होटल के कमरे में के अंदर आके बात करनी पड़ी। यहाँ भी कब फ्रीज हो जाए, कब ये कितना अच्छा चल रहा है कितना अच्छा नहीं चल रहा है, ये हम नहीं बता सकते। जी हाँ, वो तो दर्शक ही बताएंगे। उसकी बात मेरे अनुज की ये बिल्कुल नहीं है। कारण क्या, आप मुझे ये बताइए, जितना खुल के आपके साथ तो दशकों का फील्ड जर्नलिज्म का अनुभव रहा है, जितना खुल के पूरे भारत में कहीं भी आप बात कर सकते हैं, बंगाल में आप बात नहीं कर सकते। ये सच है। और जब ये सच है तो बंगाल में हो रही बात को अगर बाहर जाने से रोका जा रहा हो, इसे आप प्योरली कंस्पिरेसी थ्योरी भी नहीं कह सकते। क्योंकि साल्ट लेक अभी हम लोग होके आ रहे हैं, जो कि नया बंगाल, एक नया कोलकाता, न्यू टाउन है, नया कलकत्ता है, सारा अच्छा है। वहां भी आपको घरों के वाईफाई में नेटवर्क की यही समस्या है। आप भवानीपुर में बैठे हुए हैं, आप पार्क स्ट्रीट में घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको होटल के कमरे में आना पड़ रहा है और वहां भी आपको वाईफाई उस बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा है, नहीं काम कर रहा है। तो ये तो है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल को बोलने नहीं दिया जाता, उसी तरह कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल को सुनने भी न दिया जा रहा हो बाहर के लोगों को। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये एकदम नया आइडिया मुझे लगता है आपने दिया है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं सोच पा रहा। यही अंतर है, देखिए फील्ड का आदमी इसी तरह से फील्ड में रहता है और इस स्टूडियो में आपने सही से उसका आकलन कर लिया जो फील्ड में। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, आप आ गए हैं कल से हम लोग, और मैं तो यहाँ बहुत दिन से हूँ। आपका जो पहली रीडिंग है, जो यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि दर्शकों के साथ, देखिए दर्शकों में एक बार आप दोस्तों को ये बता दूं कि जो हम लोग कर रहे हैं वो डे टू डे की रिपोर्टिंग है। और अगर अवनीश जी उसको बाहर से एनालाइज भी करते हैं, रोज उनको सब चीजें जो रिपोर्टें जाती हैं, मैं तो सिर्फ मेरी रिपोर्ट देख पाता हूं, वो तमाम रिपोर्टें देखते हैं, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं और साइट्स भी देखते हैं। लेकिन जब वो यहाँ उतरते हैं, जब बंगाल की धरती पे आते हैं, क्योंकि ये हमारा और अवनीश जी का तय हुआ था कि इस बार हम लोग बंगाल में जरूर, और उनके साथ बैठ के पहले यही तय हुआ, और हम इसके बाद आपको दिखाएंगे, आप प्रारब्ध पर भी देखेंगे ये सब, कि जहां हम लोग सड़कों पर घूमकर कोशिश करेंगे लोग बातचीत करें, नहीं तो हम तो करेंगे ही जो माहौल के साथ है। आपको क्या लग रहा है, पहली फीलिंग, पहला वो क्या है जो आप उतर के यहाँ तक पहुंचे? रात भर आपने घूमा, आप दक्षिणेश्वर गए, तमाम तरह दर्शन भी किए और लोगों से बातचीत की, क्या अनुभव रहा? बिल्कुल सर, देखिए चाहे 2021 का इलेक्शन रहा हो, माहौल के बनने में कोई कमी नहीं थी। भाजपा के पक्ष में माहौल ऐसा लग रहा था बनी। जो मूल समस्या है, जिस पॉइंट पर सारे लोग कह रहे हैं कि अगर फियरलेस बंगाल, और बंगाल का मतदाता हुआ फियरलेस होके उसने अगर मतदान किया, जो गुंडा फैक्टर है अगर वो गायब रहा, तो ममता जा चुकी है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है? सबसे बड़ी शर्त यह है भयमुक्त वोटिंग अगर हुई पूरे बंगाल में, तो फिर परिणाम वही है कि एक साइकी है, वेस्ट बंगाल के मतदाताओं की एक साइकी, वो कभी किसी को सत्ता में लाने के लिए वोटिंग नहीं करता। अच्छा। इतिहास गवाह है। वो सत्ता से हटाने के लिए मतदान करता है, रिजीम चेंज के लिए मतदान करता है एक लंबे समय तक। कांग्रेस के बाद आप ये बताइए, कांग्रेस को हटाने के लिए उसने मतदान किया और तब लेफ्ट आती है। फिर वो पूरा टाइम देता है, ये जानते हुए भी देता है कि हम ठगे जा रहे हैं, हमारे साथ वो नहीं हुआ, एक 5 साल के बाद फिर एक 5 साल। लेकिन उस 5 साल के बाद अब लोग कहेंगे कि भाई फिर 32 साल लेफ्ट को इसने क्यों रखा? उसने नहीं रखा, वो बदलने के मूड में आ चुका था।
लेकिन तब तक लेफ्ट ने अपना एक इकोसिस्टम बना के और यहां के पूरे वोटिंग पैटर्न, वोटिंग के तरीके पर कब्जा कर लिया। फिर उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, फिर वो पूरी तरीके से निहत्था हो चुका था। लेकिन फिर उसने एक दौर आया जब 2012 में ममता बनर्जी ने खुद को सामने रखा, प्रस्तुत किया 2011 का इलेक्शन में 11 का, और कहा कि नहीं हम आने को तैयार हैं। फिर उसने पलटा। तो हमेशा वो सत्ता से हटाता है, इसके लिए वो एक बहुत क्रांतिकारी तरह का वोटिंग करता है 2011 में जो उसने किया। इस समय ममता के साथ ठीक वही स्थिति है जो ममता ने लेफ्ट के साथ किया था, और बंगाल का मतदाता ममता को हटाने के लिए तो तैयार है। अब इसका फायदा बीजेपी ले जाए या जो सामने आ जाएगा वो ले जाएगा। मैं कहता हूं कि आज अगर लेफ्ट कहे, सीपीएम अगर ये दिखा दे कि हम वापस आ रहे हैं, तो मतदाता उसको ले आएगा। कांग्रेस कह दे, लोग हंसेंगे, कांग्रेस कह दे कि हम आने को तैयार है, लेकिन ये निश्चित है कि इस समय ममता के सामने बीजेपी ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि हम तैयार हैं, और फियर फैक्टर में कमी आई है। जैसे जैसे सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट, मैं बताऊं, कल मैं एयरपोर्ट से जब निकला उसके बाद जितनी जल्दी मैंने कोशिश की कि मैं दूसरी जगह चुपचाप निकलूं। आप यहां पर लोगों से सीधे बात नहीं कर सकते, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, नहीं। आपको क्या बात करना पड़ेगा, आपको ये पूछना पड़ेगा कि अच्छा डर का मामला कितना है। वो धीरे से मुस्कुराएगा, कहेगा नहीं डर तो थोड़ा कम हुआ है। और ये हर 24 घंटे में ये स्थिति बदल रही है। फियरलेस बंगाल होता जा रहा है थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कस्टोडियन के रूप में भूमिका निभाई है, और उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज का डिप्लॉयमेंट, और उसके साथ ही कि पोस्ट पोल भी यहां पर लंबे समय तक वो फोर्सेस रहेंगी, उसका बहुत साफ असर दिखाई दे रहा है। डर में निश्चित रूप से कमी आई है। और मैं आपको बताऊं, झाड़ू दिखाना, इस जैसी घटनाएं हुई हैं टीएमसी के लोगों को, ये आप पहले कल्पना नहीं कर सकते। भले आपको झंडे नहीं दिखाई देंगे, आप कलकत्ता आइए, आपको झंडे नहीं दिखाई देंगे बीजेपी के। क्यों? क्योंकि उतार के फेंक दिए जाते हैं। लेकिन लोग अंदर अंदर पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार हैं। ये मूड बन चुका है। अब इसमें सबसे बड़ी रुकावट गुंडई, वो डर काफी कम हुआ है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, जिस तरीके से आप खुद आपने देखा होगा, आप तमाम जगह घूम रहे हैं, अब इसके अलावा कलकत्ता से बाहर भी चलेंगे, आपको हर जगह सेंट्रल फोर्सेस की प्रेजेंस पता चल रही है, और उससे लोगों का हिम्मत हौसला बढ़ रहा है। अभी हम लोगों से कैब वाले ने क्या कहा, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। हाँ, ये उसने बोला है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। ये मूड अक्सर लोगों से बात कर रहे तो आ रहा है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। और कौन आने से रोक रहा था? डर में कमी है। तो चीजें उस तरफ जा रही हैं। अब अभी भी चुनाव में एक ऐसा समय है कि जब ममता कोई कार्ड खेलने का प्रयास करेंगी। एक कार्ड तुमने बड़ा इंटरेस्टिंग खेला, मछली वाला नहीं, आप उसको अभी तो वो तो सब रहे हैं, लेकिन आप सोचिए हुमायूं कबीर वाले में उन्होंने ओवैसी को तो चित कर दिया। लेकिन ओवैसी को चित किया है। हाँ, वो ओवैसी के लिए ही था, वो बीजेपी, उसका बीजेपी पे कोई फर्क नहीं, उसका बीजेपी पर बहुत मेजर है। और एक चीज और बताऊं, मैंने तो जितने लोगों से बात किया, यहाँ केवल 2 लोगों की बात हो रही है, ममता बनर्जी और बीजेपी। इसके अलावा और किसी की बात तो मुझे सुनाई नहीं, कहीं नहीं। वो तो लोग उसको अकाउंट में लेके भी नहीं चल रहे किसी और चीज को। बाकी ठीक है, अपना तमाशा है, कांग्रेस भी लड़ रही है, लेफ्ट भी लड़ रहा है, ये भी लड़। फियर फैक्टर में कमी आई है, ये हम महसूस नहीं कर रहे हैं, ये बंगाल का आदमी महसूस कर रहा है, और इससे उसका जो डर है वो खत्म हो रहा है। अगर डर खत्म हुआ तो अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2021 का, याद कीजिए वो दौर जब चुनाव के बाद हिंसा हुई और केंद्र की तरह से उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि हम लोगों ने एक बीजेपी के नेतृत्व को संज्ञा शून्य स्थिति में देखा, जो बहुत ज्यादा हम लोगों के, चूंकि 2-2 ढाई महीने यहाँ रह चुके थे, तो हम तमाम लोग तो बहुत ही ज्यादा एकदम हतप्रभ थे कि ये कैसे हो सकता है कि वो लोग सड़क पे निकले, आपके लिए निकले। लेकिन वो जो चीज थी, वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव ये बता चुके थे कि यहाँ की जनता डरी नहीं है। जो लोग यहाँ कवर करने आए थे वो डरे हैं। जिन लोगों ने हम जैसे लोग डरे, वो नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने फिर वोट किया। तो अभी आपको लगता है कि ये डर भी दिमाग में होगा
या अभी भी आज आप उन नेताओं के लिए जो भीड़ देख रहे हैं उसको कैसे एनालाइज करेंगे? बिल्कुल। सब देखिए, आप भी घूम रहे हैं, हम भी आए हैं, हम भी थोड़ा बहुत घूमेंगे। बंगाल में भाजपा का मतलब नरेंद्र मोदी। अब ये वही नरेंद्र मोदी और अमित शाह है ना जो छोड़ के भाग गए थे। ये हमें लगता है। हाँ। जब हम लखनऊ में बैठे होते हैं तो हमें लगता है, जब कोई दिल्ली में बैठा होता है तो उसे वहां लगता है। और ये चिंता बेमानी नहीं है, ये चिंता भी सही है, क्योंकि बहुत आला दर्जे की हिंसा हुई ना। हाँ, और हिंदुओं के साथ हुई, और हम इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहे थे देश के किसी भी सिस्टम में, क्योंकि हम लोगों ने पत्रकारिता में तो यही देखा है। आज के समय में आप बिहार जैसा राज्य जो कि चुनावी हिंसा का एक तरह से मतलब फैक्ट्री कही जाती थी कभी, वहां से ये कलंक समाप्त हो चुका है। लेकिन एक चीज और भी है, थोड़ी सी ये मार्केटिंग भी है और एक गलत परसेप्शन भी था। बिहार 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 क्या, वहां चुनाव रक्त रंजित होते हैं, वहां बूथ लूटा जाता है। लेकिन बंगाल में तो आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस की जब रिजीम थी तब वहां हिंसा नहीं होता था। तब कौन सी बीजेपी थी? 67 से शुरू हो चुका। तब कौन सी बीजेपी थी? मैंने लोगों से सवाल भी किया था कि 67 में बताइए आरएसएस कहां, कब आरएसएस में कहा, कब हिंदू मुसलमान होता था? केवल मुसलमान होता था, उसके बावजूद भी हिंसा। तो वो यहाँ के चुनावी कल्चर का हिस्सा है, बड़ा जरूरी हिस्सा है। मैं आपको बताऊं, आप क्या समझ रहे हैं, अगर बीजेपी कल को यहां सरकार बना लेती है, 4 मई को बीजेपी जीत जाती है, मैं आज कह रहा हूं, हालांकि ये अजीब लगेगा लोगों को, हिंसा तब भी होगी। हाँ, कम होगी, सेंट्रल फोर्सेस उसे रोक लेंगी, कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन हिंसा बंगाल के चुनावी चरित्र में शामिल हो चुका है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा है बंगाल में जो लड़ रहा है, तो मैं अभी शुभेंदु जी की भी बात करूंगा, वो केवल भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। बाकी सब उस पर, आप योगी जी का नाम ले लीजिए, योगी जी एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे आप ये समझा सकते हैं, या बंगाल का वो मतदाता जो कि ऑलरेडी अपने सनातन आइडेंटिटी को लेके अब जागरूक हो गया है, वो क्लास जिसने अभी मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के बाद एक रिएक्शन दिया, वो भी क्लास है। और ये ऐसा नहीं है कि केवल वहीं है, ये पैन बंगाल में है। हाँ, पैन बंगाल में कुछ हिस्से तो पूरी बंगाल में पहली बार एक लंबे वक्त के बाद हिंदू लाइफ मैटर्स और हिंदू फीलिंग, हिंदू प्राइड और उससे जुड़ी चिंता, आइडेंटिटी वाली चिंता, चाहे वो डेमोग्राफी को लेके हो, चाहे पॉलिटिक्स को लेके हो, चाहे संसाधनों में बंटवारे को लेके हो, इन सारी चीजों को ये पूरे पैन बंगाल में फैल चुका है। लेकिन उसको कौन अपील कर रहे हैं? उनको योगी आदित्यनाथ जैसे लोग अपील कर रहे हैं। अभी हेमंता आएंगे, हेमंता उनको अपील करेंगे। शुभेंदु अधिकारी मोदी के प्रतिनिधि, मोदी का बेटा, कल कहा एक बूढ़ी अम्मा ने, वो मैं कालीघाट मंदिर पे था, अच्छा, तो वो शंख की चूड़ियां बेच रही थी। हाँ। तो मैं बैठ गया वहीं पे, तो मैं चुपचाप बैठ के उनसे पूछा, मैंने कहा कि शुभेंदु इधर से लड़ रहा है, क्योंकि भवानीपुर विधानसभा ही है वो। तो मैंने कहा शुभेंदु लड़ रहा है। बोला वो तो मोदी का बेटा है। मैंने कहा मोदी का बेटा है? मोदी का तो कोई बेटा नहीं। बोला मतलब बंगाल वाला बेटा है। ये शुभेंदु की पहचान। और शुभेंदु इस बार जो मैसेजिंग उन्होंने किया है योगी जी के मंच पर साष्टांग दंडवत करके, मैं उसे एक वाक्य में सर ऐसे देखता हूं, शुभेंदु ने बंगाल को यह मैसेज दिया है कि विकास विचार मोदी का, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल योगी का। और अगर इन दोनों का समुच्चय का संकेत देने वाला अगर कोई, और आज की डेट में भले शुभेंदु अधिकारी घोषित सीएम फेस नहीं हो, लेकिन बंगाल जानता है, हम सब जानते हैं कि वो सीएम फेस हैं। तो बंगाल में जो ये शुभेंदु ने दिया है, और बंगाल को एग्जैक्टली यही चाहिए। बंगाल को मोदी का डेवलपमेंट चाहिए, डबल इंजन का सारे बेनिफिट्स चाहिए, और उसके साथ उन्हें बुलडोजर की कार्रवाई चाहिए। ये एक मैसेजिंग है। ये सच है कि बंगाल में चुनाव विधानसभा का है, लेकिन लड़ रहे हैं मोदी हर एक सीट पर, क्योंकि वो एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसको लोग एक पॉलिटिकल पेरेंट के तौर पर, अगर बीजेपी को लाएंगे तो पॉलिटिकल पेरेंट के तौर पर उनके बिहाफ से काम करेगा यहां शुभेंदु अधिकारी। लोगों का ये फील है। लेकिन ये चुनाव वेस्ट बंगाल में भाजपा केवल और केवल मोदी के नाम पे लड़ रही है।
लोगों को तकलीफ नहीं है। कल मैंने आपने भी वो वीडियो देखा होगा, मुझे वो विधानसभा याद नहीं आ रहा है, वहां जो कैंडिडेट थे वो जाते हैं और पिछले चुनाव में हिंसा का शिकार जिसमें मां ने बेटा खोया अपना, वो उन्हें गले लगा के फूट फूट के रो रही है। विधाननगर विधानसभा कायदे से तो उसे गाली देके भगा देना चाहिए। उसी विधानसभा में जहां हम थे जी, अभी जो जहां से हम लोग आए वो विधाननगर ही लेक एरिया हो ना, हाँ विधाननगर ही तो कहते हैं, विधाननगर। तो आप सोचें कि ये संघर्ष, चुनावी हिंसा बंगाल देखता रहा है। हम यूपी में बैठे, हम दिल्ली में बैठे, क्योंकि हमने इस तरह की हिंसा बहुत पहले टीएन शेषन के एंट्री के बाद भूल चुके हैं। ये भूल चुके हैं। हमारे बहुत से ऐसे नौजवान जो अब वोटर बन चुके हैं, 2-4 चुनाव में उन्होंने वोट कर लिया है, उनको याद ही नहीं है। उनको नहीं याद है कि इस तरह की भी कोई चीज होती थी, इस तरह की भी कोई चुनावी हिंसा होती थी, बूथ लूटा जाता था, छापा जाता था, वोट करने से रोका जाता था, ये सब नहीं है। इसलिए हमें ये लगता है कि अरे ये तो बहुत कुछ ज्यादा हो रहा है। और ऐसे में जब हजारों लोग, परिवार जब असम भागने पर मजबूर होते हैं 21 के बाद, तो ये बाहर का सेंटिमेंट है। लेकिन यहां चूंकि चुनावी हिंसा, मैं कह रहा हूं ये अजीब लगेगा सुन के, यहां चुनावी हिंसा चुनाव और राजनीति का एक मतलब बिल्कुल पार्ट है, वो रूटीन में आ चुका है, वो लाइफ में आ चुका है। इसलिए ये संघर्ष करना जानते हैं। उस मां को आप सोचिए, वो अपने बेटे के तौर पर उनको गले लगा रही है। यही फील है, उन्हें ये भी पता है कि चूंकि यहां पर चुनावी हिंसा चलती ही रहेगी, ये पार्ट है, लेकिन इससे बचाने की उनको उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए यहां वो फैक्टर नहीं है कि ये हमें छोड़ के भाग गए, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। हमें बैठ के दूर से लगता है, मुझे भी लगता था इस बात की कि कहीं ये फैक्टर तो नहीं है, क्यों फिर भरोसा करेगा मतदाता, क्यों फिर ये सोचेगा। लेकिन इसके लिए कुछ और चीजें भी जिम्मेदार है, जिसने उस मूड को बनाए रखा है। इलेक्शन कमीशन का इस तरह से एग्रेसिवली बाहर आना, हाँ ये बहुत रेयर। पैरामिलिट्री फोर्सेस की इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट, 15 दिन होम मिनिस्टर का यहां लगातार कैंप करना। और आप देखिए, वो भाजपा के लिए रैलियां उतनी नहीं कर रहे हैं, वो चाहे तो यही है ना बंगाल में, वो रोज दिन के 4 रोड शो कर सकते हैं, वो यहां पर चौकी सभाएं कर सकते हैं। लेकिन वो भाजपा का या तो बूथ लेवल मैनेजमेंट कर रहे हैं, और नहीं तो गृह मंत्री के रूप में यहां गृह मंत्रालय का ऑफिस खोल दिया गया है। ये संकेत है। तो ये सारा कुछ, क्योंकि ये साफ है कि फियर फैक्टर अगर खत्म हुआ, चाहे वो प्री पोल या पोस्ट पोल, तो चीजें बिल्कुल बदलने वाली हैं। तो बीजेपी के लिए केवल और केवल यहां पर एक ही आदमी लड़ रहा है हर बूथ पर, कमल। और कमल का जो बगल में या कमल के ऊपर एक आप कहिए इम्पोज्ड चेहरा, वो मोदी का है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, और आपने इसको बिल्कुल एनालाइज भी सही किया, क्योंकि मैं दर्शकों को, ये तमाम लोग हैं जितने हमारे, उन सब लोगों को मैं ये बता रहा था कि इस चुनाव में हम लोग जो ग्राउंड से दूर होके सोचते हैं, वो ग्राउंड पर बहुत रेयर होता है। तो लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की भीड़ दिख रही है पूरे नॉर्थ बंगाल में, चाहे वो पूरे वर्धमान में हो, पूर्वी वर्धमान हो, तमाम जगह, हर जगह मैंने देखा कि भीड़ उससे ज्यादा कहीं सड़कों पर है। लेकिन आपको ये दिखता है कि अगर ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने अपने एक के बाद वो एक कार्ड खेल रही है, अगर हम देखें वो क्या कोशिश कर रही है कि एक बंगाली अस्मिता का जो कार्ड उनका बहुत ही पेटेंट हो गया था, वो इस बार थोड़ा सा बिल्कुल एकदम उस तरह से नहीं चल रहा। फिर उन्होंने कोशिश की कि भाई ये मछली खाना बंद कर देंगे, मछली बंद करा देंगे, जबकि पूरा ऐसा कोई राज्य बीजेपी का तो शासित नहीं है जहां लोग कोई तमाम लोग सारे, ये तो है नहीं कि भाई कोई वो हो गए हो कि वो सिर्फ शाकाहारी हो गए हो, सब जगह लोग वहां हर जगह जो उसकी आस्था है वो खाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बड़ा कार्ड चला। सबसे पहले उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। फिर चुनाव आयोग को निशाने पर, पहले तो फेडरल को, तो दोनों को मोटाबाई और उनको वो जो है चोर और तमाम चीजें उन्होंने कहने की कोशिश की। फिर उन्होंने चुनाव आयोग को देखा, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बैलेंसिंग रोप पर हैं। और दूसरा, आपने अभी कोई यहाँ जो मैंने तो बहुत सारे लोग देखे जो अलग अलग राज्यों के हैं, मैं उनके दफ्तरों में देख रहा हूँ, जो शाम को मीटिंग भी ले रहे हैं, लेकिन वो कभी ना कोई बाइट दे रहे हैं ना कुछ कर रहे। तो ये इलेक्शन कि इसका अभी तक फायदा मिल रहा है बीजेपी को कि सामने फ्रंट फुट पे मोदी खेलेंगे, ग्राउंड का मैनेजमेंट और पिच का मैनेजमेंट, मौसम की हवा, ये सब अमित शाह देखेंगे, और जो लास्ट के स्लो ओवर है उसके लिए उनके पास योगी और हेमंता की बेस्ट जोड़ी है।
ये चुनाव की स्ट्रेटजी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि मछली वाले को जरा एक अजीब से, लोगों को अजीब लगेगा। और एक कमेंट मेरे सामने अभी दिखा है कि बंगाल की सोसाइटी का वामपंथीकरण हो चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको कई बार बताता हूं, मैं इस पर भी बताऊंगा आपको। हाँ, ये बात सही है। आपने कहा कि मछली खाने से मना कर दो बीजेपी के शायद किसी स्टेट में, भाई सब लोग खाएं पिए। मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो मैं वहां का उदाहरण आपको दे रहा हूं, हालांकि लोगों को अजीब लगेगा। यूपी में एक बड़ा अच्छा जुमला चलता है, सर आपने भी सुना ही होगा। योगी जी ने एक्साइज रकम में जो बढ़ोतरी की है अपने उत्तर प्रदेश में, कि आपको लखनऊ जैसे शहर में एक ही चौराहे से निकलती 4 सड़कों पर आपको 4 मॉडल शॉप दिखाई दे जाएंगे। तो ये मैं उपलब्धि है कि ये गलत है, मैं इस पर नहीं जा रहा, लेकिन खाने पीने घूमने ओढ़ने की ये जो स्वतंत्रता है, ये तो कहीं से बाधित नहीं होती। और मैंने खास तौर से कल 3-4 जगह ये जानबूझ के छेड़ा, ये मछली वाला, बोला वो तो मजाक कर रही है। तो बंगाली इसको इसी तौर पर ले रहा है कि मजाक कर रही है। अब आपने कहा कि यहाँ एक तो पहले ही हमने कहा कि हर सीट पे मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी ने पिछली वाली गलती अपनी बदली है। मोदी हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दीदी ओ दीदी ये कहते हुए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अपने मुंह से इस बार नहीं कहे, वो पूरी चुनावी रणनीति में नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए, पहली रैली मोदी की पिछले 5 तारीख से शुरू हुई है। इतनी लेट एंट्री किसी विधानसभा चुनाव में मोदी की नहीं रही है। इस बार बंगाल में बीजेपी की जो इलेक्शन जो रणनीति है, उसने बंगाल का चुनाव बंगालियों द्वारा बंगाल के लिए और बंगाल में लड़ा जाए, ये तय कर दिया है। ममता बनर्जी इसीलिए जो बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड, बंगाली खाना, बंगाली कल्चर, बंगाल बनाम बाहरी, पहले वो बिहारी फिर गुजराती, किसको छोड़ा उन्होंने, ये इस बार नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाला मौका नहीं दे रहा है। आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी बिना सीएम फेस के भी बिल्कुल घोषित सीएम फेस की तरह इस इलेक्शन को लीड कर रहे हैं स्टेट लेवल पे। जो बंगाल चाहता है कि मोदी का सारा योजना, मोदी का डेवलपमेंट, मोदी का राष्ट्र प्रथम, मोदी का जो वो प्रो सनातनी और प्रो हिंदू इनरिचमेंट वाला अप्रोच, साथ में यहां का लोकल डेवलपमेंट जो कि बंगाल का, तो मैंने अभी क्या कहा, वो बुजुर्ग ने कहा चूड़ी वाली ने कि शुभेंदु मोदी का बेटा है। मेजोरिटी देखिए, मैंने कहा बेटा तो कोई है नहीं, मैंने तो चिढ़ाने के लिए कहा कि बेटा तो कोई मोदी का है ही नहीं। तो बोला ओ बंगाल वाला बेटा, वो चुनाव वाला बेटा, उसने ये भी कहा, मैं भूल गया था, उन्होंने कहा चुनाव वाला बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर उस एक सीनियर सिटीजन महिला का जो बैठ के फूल और ये सारी चीजें बेच रही है। दूसरा, एक और बड़ी मजेदार चीज की है बीजेपी ने एक इस तरह का सेंटिमेंट जिसमें शुभेंदु अधिकारी को सामने रख के, बंगालियत को सामने रख के और सनातनी प्राइड को महसूस करते हुए जो एक ये कॉकटेल बनाया है, इस कॉकटेल में बड़े लंबे वक्त के बाद और शायद पहली बार यहां के लोगों को लग रहा है कि बीजेपी कोई बाहरी पार्टी नहीं, जो ममता स्टैब्लिश कर ले गई थी। हाँ, पिछली बार लास्ट मोमेंट में कि उन्होंने इस खेल को खेल लिया था और बड़ी सफलता से खेल लिया था। तो ये जो एक प्योर बंगाली में लड़ा जा रहा है ये चुनाव, और बंगाल के लिए लड़ा जा रहा है, बंगाल के भीतर लड़ा जा रहा है, ये करने में बहुत कामयाबी पाई है बीजेपी ने। इसी से मैं बताऊं, जो बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता और हमारा बंगाल, ये तो हर आदमी में मौजूद है बंगाल के। अगर आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आप चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आके डिस्टर्ब कर लें बंगालियत, हालांकि लोगों को ये अतिरेक लगेगा, लेकिन आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये सबसे ऊपर आ जाता है, बीजेपी इस बार उसको कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होने दे रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता के लिए मछली, मुर्गा और मटन तक चली गई। उनको मिल नहीं रहा है किस पर खेलें। तो ये निश्चित है कि इस बार जो बीजेपी की इलेक्शन जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल लोकल स्तर पर है। जैसे होता ना कि एक बड़े ब्रांड की दुकान, लेकिन अगर यहां पर कागज में रैप किया जाना पसंद है, यहाँ के कल्चर में, यहां अगर मीठी चटनी के साथ वो प्रोडक्ट पसंद किया जाता है, तो वो जबरदस्ती लाल चटनी नहीं, जो कि पिछली बार ये
खुद बीजेपी से भी गलती हुई थी। और एक चीज और, आप चाहे शुभेंदु का इलेक्शन कैंपेन देखिए, लोकल मतलब बंगाल बीजेपी का, या आप मोदी जी का दीजिए, देखिए अमित शाह जी का दीजिए, देखिए पर्सनल अटैक ममता पर नहीं। अटैक किस पर हो रहा है? महाजंगल राज ये नाम प्रधानमंत्री ने दिया, टीएमसी पर अटैक है, लेकिन शुभेंदु को छूट है। शुभेंदु को छूट तो इतना है कि उनको दौड़ा दिया कि नंदीग्राम के बाद जो तुम भवानीपुर में भी दौड़ा लो। शुभेंदु क्या दिखा रहे हैं कि मैं इसको कहीं छोड़ूंगा नहीं, मैं रिप्लेसमेंट दे रहा हूं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। उनका भवानीपुर से लड़ने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, वो ममता को जीतने देते, ठीक है आप लड़के जीत ले जाओ। भवानीपुर में भी टीएमसी को ध्यान लगाना पड़ रहा है इस चुनाव में, मैं आज भी कह रहा हूं। अरे तो भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को ध्यान लगाना पड़ रहा है। मैं कल ममता बनर्जी का जो घर वाला जो किले नुमा उनका गेट है, कहती हैं कि मतलब गजब मार्केटिंग है। मैं अपने उसी छोटे से घर में रहती हूँ, लेकिन घर के गली के बाहर खड़ा हुआ वो भव्य इंडिया गेट जैसी जो वो गेट है, तो मैंने कोई बहुत वहां प्रफुल्लता नहीं देखी। हालांकि अंदर तो नहीं घुसने दिया जाता है, कोई सवाल ही नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे टहल रहा था। लेकिन लोग इस बार भी बोल नहीं रहे हैं। सामान्यतः हम लोग चाहें कि अगर आप ये उम्मीद करें कि हम लोग अभी बाहर निकल जाएं और 150 लोगों से बात करके आए और उनकी बात आपको सुना दें, तो ये बंगाल में संभव नहीं है। कल मेरी एक बड़े सीनियर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर से बात हो रही थी, वो भी घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है? तो हमने कहा कि अगर आप यहाँ बातचीत करके लोगों के बात सुन के और राय बनाना चाहेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, आपको चुपचाप टोह लेके और फिर अपनी राय ही बनानी पड़ेगी। ये फियर फैक्टर जो पुराना रहा है, लेकिन उसको खत्म होते हुए लोग देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये संभवतः एक क्रांतिकारी परिवर्तन रिजल्ट में लेके आएगा। ममता बनर्जी की क्या मतलब आपको कमजोरी दिख रही है इस पूरे इलेक्शन में? अगर आपको एंटी इनकम्बेंसी है एक, तो ये कमी, कोई भी आदमी 3 सत्ता के बाद किसी के साथ भी ये होना है। दूसरा, जो टीएमसी का वो चाहे कैरम क्लब हो, चाहे वो तोलाबाजी वाली परंपरा हो जो कि लेफ्ट वाली है, क्योंकि उन्होंने लेफ्ट ममता को लाया क्यों था? बंगाल उससे निजात पाने के लिए लाया था, लेकिन ममता ने वही इकोसिस्टम अडॉप्ट कर लिया। बीजेपी से उसकी अपनी परफॉर्मेंस, भले बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार नहीं हो, यहां के लोगों ने भाजपा को बंगाल में सरकार चलाते हुए भले न देखा हो, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, वो बिहार में देख रहे हैं, वो बाकी राज्यों में देख रहे हैं, वो खुद मोदी की सरकार देख रहे हैं। और अगर मोदी की सरकार न देख रहे होते तो लोकसभा में जो भी परफॉर्मेंस बीजेपी की दूसरी बार भले घटी, लेकिन मोदी को तो वोट यहां से मिलता है ना, और मिलना शुरू हुआ है ना उस बंगाल में जहां बीजेपी कहीं थी ही नहीं। हाँ, 2016 के इलेक्शंस देखते हैं तो कहां 3 सीटों पर दिखती तो कहीं नहीं थी। तो निश्चित तौर पर यहां पर ये तो है कि ममता बनर्जी को मैंने कहा कि सत्ता से हटाने के लिए वोट करता है बंगाल। अब उसका लॉटरी किसी का नाम खुल जाए, भाई ममता को हटाने के लिए वो वोट करेगा और लॉटरी खुल जाए बीजेपी की, जैसे ममता की खुली थी। तो ममता के साथ उबन है, करप्शन, उसके बाद ममता को ज्यादा नुकसान कर रहा है उनका खुद का पाला हुआ, उनका अपना कैडर। मैं कल एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। मैं लौट रहा था उधर सरनी एरिया से, उबर वाले भैया थे और वो थे बिहार से, लेकिन 3 पुश्तों से बंगाल, उनकी खुद की पैदाइश बंगाल। ऐसे बहुत सारे ऐसी एक बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पे। तो अचानक मुझे कुछ जरूरत थी, मैंने कहा कि जरा सा एक दुकान पर रोकिएगा मेडिकल स्टोर की। उन्होंने रोका और गली में बताया कि वो तीसरी मेडिकल की शॉप है। मैं गया, वहां से एक छोटा कट था, आगे रेड पॉइंट था, पीछे एक, मैं जब लेके लौटा तो देख रहा था कि एक बाइक वाला उससे थोड़ी बहस कर रहा था, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। तो मैंने कहा कि भैया तुम बैठो, मैं चल गया। जैसे ही वो गाड़ी चलाए और मोटरसाइकिल वाला आगे गया, बोले टीएमसी का गुंडा है। इन लोगों का मौन बहुत बढ़ गया है, इनका खामियाजा ममता को, टीएमसी के काडर की जो अराजकता है, और वो अराजकता केवल दादागिरी में नहीं रही है, वसूली में। अच्छा ये बताएं आप, मैं यहाँ कलकत्ता शहर अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग फ्लेवर में दिखाई देगा। कई बहुत अच्छे एरिया हैं, कई बहुत गंदा एरिया है, सब है। हर भारत के शहरों का, बड़े शहरों का, इतना पुराना शहर है वो है। आपने कल मैंने पूछा, मैंने कहा अरे,
मैंने कहा जितने भी फुटपाथ हैं उस पर सब पे आपने टारपोलिन और अवैध कब्जे देखे होंगे। जैसे बाकी शहरों में आपको झुग्गियां एक जगह दिखाई देंगी कि भाई ये स्लम एरिया है, वो स्लम एरिया, यहां हर चौड़ी सड़क के किनारे जो फुटपाथ हैं, और नॉर्मली 5-7 फीट के फुटपाथ हैं, वो कहीं फुटपाथ आपको खाली नहीं दिखाई देगा। आपको ऊपर टर्पुलिन, कहीं चाय की दुकान, कहीं कोई रह रहा है, कहीं कुछ रह रहा है। मैंने कहा इसको लोग हटाते नहीं। बोला अरे ये टीएमसी का लोग इससे पैसा लेता है, किराया है। आप सोचिए, तो एक जो पहले की वसूली और एक अराजकता, एक दादागिरी, वो तो थी ही, उसके लेवल, उसके साथ एक नया एडिशन हुआ। क्योंकि जब लंबे समय तक सत्ता आपकी रहती है, किसी भी पार्टी की रहती है, लेफ्ट के साथ क्या हुआ था, फिर आदमी जैसे होता ना कि घर के अलग अलग लोग लंबे समय तक एक ही घर में रह रहे हैं, तो अलग अलग स्वरोजगार अपने अपने हिसाब से वो डेवलप कर लेते हैं। तो यही टीएमसी के साथ हुआ है। जो बाकी चीजें थी वो तो थी ही, लेकिन अब इंक्रोचर से पैसे लेना, इस तरह की छोटी छोटी उठाईगिरी कराना, जितने भी स्टैंड हैं उन स्टैंड पर कहीं ठेके नहीं होते साहब। अगर नाम के ठेके अगर होते हैं तो वो भी टीएमसी वाला ही लेता है, और नहीं तो वो चलाता टीएमसी वाला है, ठेका कोई उठा के उसको दे देता है। आपको कागज पर टीएमसी से जुड़ा हुआ ठेका नहीं दिखाई देगा। तो इन सारी चीजों को अपने दिन में कम से कम 10 बार हर कलकत्ता वाला, हर बंगाल वाला महसूस करता है, झेलता है। तो ये चीजें, और अब उसको इतना चतुर है, वो जानता है कि अगर अब ज्यादा समय तक दिया इनको तो लेफ्ट वाला हाल होगा, फिर हम दोबारा नहीं खड़े हो पाएंगे और फिर हम लंबे समय तक इनके साथ। ये सारी चीजें अब ऐसी हैं। और साथ में बीजेपी जो कहती है, जो लिख के देती है, वो करती है। अगर वो 3,000 रुपया कह रही है तो वो देगी। एक ये जो डिलीवर वाला जो है, जो ब्रांड मोदी से निकल के आता है, कि अगर शुभेंदु ने ये कहा है, मोदी के लड़के ने अगर ये कहा है कि यहां पर बुलडोजर हेमंता वाला और योगी वाला चलाएंगे तो चल के रहेगा, ये जो भरोसा है, इसमें क्या है कि जो एग्जिस्टिंग योजनाएं ममता उनको दे रही है, 1500, ये कई ऐसी चीजें हैं। मैं अभी एक घर, किसी के घर गया था, तो मैंने पूछा कि और ये मेड्स वगैरह आपकी क्या कहती हैं, उनके यहाँ काम कर रही थी एक दो, मतलब मेड्स वगैरह, बोले सब जाएंगी, सब बोल रही हैं आपको वोट देने, सब अपना अपना गांव जाएगा। तो हमने कहा कि हमने ये नहीं पूछा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, हमने कहा क्यों इतना कमिटमेंट क्यों है कि वोट करने के लिए कलकत्ता से निकल के अपने गांव जाना है। बोले वो जो योजनाएं मिलती हैं, तो हमने कहा योजनाओं में 1,000 रुपया या 1,200 या 1,500 किसी भी चीजों में मिल रहा हो तो उसका इतना इंपॉर्टेंस है। बोले है। तो हमने कहा ये बढ़ा है अमाउंट, ये पहुंचा है कि अगर दूसरी सरकार आएगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा। बोले ये एक एक चीज का हिसाब रखती हैं ये लोग, कि कौन है तो कितना दे रहा है, कौन आएगा तो कितना देगा। तो जैसे एक स्लोगन मुझे याद आ रहा है कमर्शियल का, कि जब वही चमक और वही सफेदी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो क्यों ले। तो स्थिति ये है कि अगर यहाँ ममता आ जाती है, बीजेपी अगर आती है, तो बंगाल के वोटरों में ये मैसेज है साइलेंटली कि फायदा सब मिलेगा, थोड़ा बढ़ के मिलेगा। बाकी जो दिल्ली की योजनाएं, और मोदी ने इसीलिए ये लाइन ली है कि हमारी फलाने योजना नहीं लागू करती, हमारी फलाने योजना नहीं लागू करती। जो याद कीजिए 2017 में अखिलेश के साथ यूपी में बीजेपी सफलता से ये कर चुकी है। डबल इंजन के कॉन्सेप्ट का क्या फायदा मिल सकता है किसी राज्य को, ये बीजेपी यहां इस पर ज्यादा फोकस की है। इसलिए लेन देन की पॉलिटिक्स, कि तुम हमें सरकार में आ रहे हो, हमें क्या दे रहे हो, ये चीज देखिए आपको बिहार में ज्यादा नहीं है, बंगाल में ज्यादा नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा फ्री बीज वगैरह। लेकिन यहां पर चूंकि वो कल्चर बना दिया गया है, तो वो कंपेयर कर रहा है बैठ के कि हमें अच्छा लॉ एंड ऑर्डर तो मिल ही जाएगा, डबल इंजन के सारे दिल्ली वाले फायदे मिल ही जाएंगे, और जो योजनाएं हमको अब मिल रही हैं वो हूबहू मिलेंगी, 10 पैसा बढ़ा के मिलेगी। तो वही वाला है कि कोई वो क्यों ले, ये क्यों ना ले। तो योजनाएं भी आपको लग रहा है, या फिर आपको ये लगता है कि जो तुष्टिकरण वाला मसला है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट, और कम से कम भद्र लोग का, जो आप चूंकि कल से आप लोगों से बात भी कर रहे आ रहे हैं, और आपके दोस्त बहुत सारे हैं, पुराने टाइम के भी दोस्त हैं आपके, तो उनमें क्या है इस बार उनका कुछ दिख रहा है। हालांकि मैं एक देख रहा था, एक यूट्यूबर्स बैठा के 4 लोगों को बता रहा था कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल वो कर देंगे, आने वाले हैं, ये हिंदू मुस्लिम करता है। हालांकि अब इस समय सब अपने अपने लोगों से बात कर ही रहे हैं, ये भी एक और चल रहा है, सूचना का वार है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं कल जो आपने कहा, मैं उसके लिए दर्शकों को बता दूं कि हम लोग
बहाला एरिया में थे, तो एक आदमी से हमने बात की और चूंकि कैमरा उसने मना कर दिया, मतलब ऑन कैमरा, तो अब जब हम चलने लगे, जब कैमरा बंद हो गया तो उसने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं आपसे बात क्यों नहीं करूंगा जब आप यहाँ आए। तो हमने कहा कैमरे पे कह रहे कैमरा बंद करो जी। तो फिर हमने, तो उसने यही बात कही कि इस बार एक बार हो जाने दो। फिर वो अचानक इतने जोश में आ गया, एक बराबर में मंदिर था जो उसने बनवाया था, उस पे हाथ रख के मुझे पकड़ के ले गया, कह रहा देखो मैं इसके सामने माँ के सामने हाथ रख रहा हूँ। उन्होंने क्या है, कह रहा मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं साहब, और जिन्होंने मेरे साथ ये किया गाली गलौज। मैंने क्या हुआ, तो कहने 4 में इसका रिजल्ट आने, जो हमारे मंदिर तोड़ना चाहते हैं मैं उनको जवाब दूंगा। और हम लोगों ने भवानीपुर में एक आश्रम है, क्योंकि अब आप आपके साथ चलेंगे बाहर निकल के, तो आश्रम में जो है आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आश्रम में घुस के टीएमसी के काउंसलर ने जिस तरह साधुओं के साथ मारपीट की, ये कहते हुए ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो गीता बांट रहे थे जो अमूमन दी जाती है यहाँ। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों से मैं मिला जिन लोगों ने कहा कि वो साल में 1 लाख गीता आज से नहीं बांट रहे, बहुत पहले से बांट रहे हैं। एक संगठन है, फिर वो 10,000 रामायण, इस तरह से उन्होंने बताया कि अलग अलग है। तो उसके बाद भी क्या आपको ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, और क्या ये डर आ सकता है, रिवर्स फियर हो सकता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, इस बार बीजेपी वाले इंतजार कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये डर, ये भी नुकसान करेगा टीएमसी को, क्योंकि पहले तो डर इनका होता था, अब डर उनका भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग आप देख रहे हैं अभी बैरकपुर में जब उन्होंने उस पर हमला किया, अभी वो जो लामा डांगा में जो है, वहां भी उन्होंने पथराव किया, एक दूसरे क्षेत्र की कैंडिडेट बीजेपी की वहां से गुजर रही थी, तो उस पर पथराव हुआ। तो ये सब चीजें, इनका रिएक्शंस भी आपको दिखेगा। अभी जो हमने कहा है आपसे कि शायद ये बंगाल के इतिहास में 4-5 दशकों के बाद पहली बार है कि जब एक हिंदू चिंता, हाँ, लगातार हिंदू समझ, शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदू चिंता, हिंदू समझ, हिंदू आइडेंटिटी को ग्रहण का दौर बंगाल में आ रहा है बहुत। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो बंगाल हिंदू चिंता से पूरी तरह ग्रसित हो जाएगा। वो जो फील है, वो फील डिसीजन एक तो कराएगी, और दूसरा वो गुस्सा है, तभी तो है ये भाई, जब हम देख रहे हैं कि हम खतरे में हैं, चाहे वो डेमोग्राफी बदलती हुई, चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति। आप सोचिए, आज मैं जब जा रहा था तो मैंने गूगल मैप लगाया हुआ था, तो अचानक मुझे सुनाई दिया कि टेक अ लेफ्ट टर्न, जब वो गूगल वाली लड़की बोलती है, तो उसने कहा टेक अ लेफ्ट टर्न टू सोहरावर्दी एवेन्यू। मैंने कहा अरे, फिर मैंने ड्राइवर से पूछा, हमने कहा क्या बोली है अभी, बोलो वो सोहरावर्दी एवेन्यू। मैंने कहा सोहरावर्दी के नाम पर एक एवेन्यू है आज कलकत्ता में? तो उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा कि क्या नाम है? तो बोला राजा चट्टोपाध्याय। तो हमने कहा ये सोहरावर्दी के बारे में क्या जानते हो आप? बोला टीपू सुल्तान का वंशज था। हमने कहा और? बोला बंगाल को काटा था। ये इस दौर से पहले आप किसी बंगाल के व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते थे। वो ये तो कहता कि टीपू सुल्तान का वंशज है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि जिसने बंगाल को काटा था। और तब मुझे अचानक उसकी बात से याद आया कि ओह, बटोगे तो कटोगे। एक ही चावल से समझ में आती है, ये फील है। हालांकि हास्यास्पद है कि आप सोचिए कि वो सोहरावर्दी जिसने की का डायरेक्ट सेक्शन डे सारा कुछ किया, उसी का था। ये बंगाल आज भी उसके नाम पर एक बनो। खैर हमने तो बाबर रखा हुआ है। नहीं, उससे भी बड़ी बात है, यहाँ हेस्टिंग्स रोड है, यहाँ तमाम रोड, मतलब आप ये सोचिए कि मैं हैरान हूँ। मैं आपको शेक्सपियर सरनी है, हो चिन्मी मार्ग है, यहीं हम जहाँ बैठे हैं उसके आसपास के मार्ग ही बता रहे हैं हम लोग। सर मैंने बाद में भूल न जाए, मैंने नोट किया था उससे बातचीत करते हुए, एक और सड़क का नाम उसने बताया। उसने कहा कि साहब आप इतना ही बात करता है, शरद चटर्जी नॉवेलिस्ट, बोला उस नाम से एक रोड था, शरद चटर्जी रोड था, उसको बदल के रख दिया अब्दुल रसूल रोड। अरे आप सोचिए, ये इस कलकत्ता में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, अब हो रहा है, और अब हो रहा है। और जबकि अगर वो बाबू कह दिया हुआ है, उनको वो नहीं कहा है,
तो दादा कह दिया, तो उस पे मैं देख रहा उस था पर आप- टीएमसी का आदमी कह रहा था कि तो इसके साथ खेले हैं क्या। तो ये स्थिति तो बिल्कुल क्लियर है कि बंगाल में लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये आरोप लगाएंगे कि भाजपा हिंदू मुसलमान। अरे ये बंगाल चुनाव हिंदू मुसलमान ही है, बिल्कुल है। कारण क्या, बंगाल केवल कोलकाता की बदलती डेमोग्राफी नहीं, पूरे बंगाल की बदलती डेमोग्राफी। 4-5 जगह। और एक फैक्टर और है, हिंदू का भाव जो आया है वो बांग्लादेश से भी अच्छा खासा आया है, बिना पासपोर्ट बिना वीजा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ है, 1,34-35 लाख हिंदू है ना, हाँ, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, कारण ये कि जो बंगाली समुदाय है, चाहे वो मुसलमान बंगाली हो चाहे वो हिंदू बंगाली हो, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को बांग्लादेश के करीब पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बांग्लादेश में आना जाना चाहता है, नहीं, उनकी कल्चर के साथ, वो कल्चर की वजह से, बोली भाषा की वजह से, बोली की वजह से वो रखता है। तो इसलिए अगर कश्मीर के हिंदू के साथ कुछ हो रहा है तो उसका असर बंगाल के समाज पर जरा लेट आएगा, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत जल्दी आएगा। कारण क्या, वो छोटे छोटे वीडियो बंगाली हैं, हर गांव घरों में पहुंचे हैं। और एक चीज और, ममता बनर्जी के साथ इस बार बंगाल की महिलाएं धोखा करने जा रही हैं। सॉरी टू से, आई विल नॉट फील सॉरी टू से, लेकिन ठीक ममता बनर्जी के लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूं। जो उनका एम फैक्टर है, महिला, मुस्लिम तो मजबूत है, दूसरा एम भी उनका है, दूसरा एम है उनका, उनके पास तो एमएम है, हाँ। वो तो उनका इंटैक्ट है। मैं आज भी कह रहा हूं, चाहे वो हुमायूं कबीर आ जाएं, चाहे वो ओवैसी आ जाएं, वो बहुत ज्यादा डेंट नहीं पहुंचा पाएंगे, कुछ सीटों पर होगा। अगर मैं लेफ्ट को, कांग्रेस को, हुमायूं कबीर को, ओवैसी को, सबको अगर एक पूल में रख दिया जाए तो 2-2.5-3% से वोट ज्यादा इनका नहीं निकल के आएगा। यहां पर केवल बीजेपी वर्सेस टीएमसी वर्सेस कह लीजिए या बीजेपी वर्सेस कह लीजिए, इन्हीं दोनों के बीच में चुनाव है। लेकिन महिलाएं, आप याद कीजिए संदेश खाली, शाहजहां शेख, महिलाओं ने झाड़ू डंडे सब उठाए थे। आरजी करके उस पीड़िता की मां को टिकट देना, ये वो संकेत है। दूसरा, मोदी ने जो 6 गारंटियां दी उसमें चौथे नंबर की गारंटी क्या थी, सारी पुरानी फाइलें खोली जाएंगी, महिलाओं से जुड़े हर अपराध की पुरानी फाइल अवश्य खोली जाएगी। वो एक फैक्टर है जिसने बंगाल की महिला अस्मिता, उस फैक्टर को कमजोर किया है। ममता खुद इस बात को समझ रही हैं, इसीलिए इस बार टिकट वितरण में आप देखिए ममता ने कोशिश की है। महिलाओं की संख्या बीजेपी से ज्यादा है उनके पास, महिलाओं की संख्या उनके पास ज्यादा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो, और निश्चित तौर पर मैं बार बार कहूंगा कि बहुत लंबे अरसे के बाद एक जो हिंदू फील है वो निकल के आया है। आपने एक चीज पूछी, उसको अंत में कह देना, ये जो भद्रलोक है ना, ये अपॉर्चुनिस्ट क्लास है। वो सब ये जानते हैं जिसकी सरकार बनती है 4 तारीख को, जिसकी सरकार बनेगी 4 तारीख की देर रात 5 तारीख से ही वो उसके आदमी होते हैं, वो उसको सलाह देने लगते हैं, उसको सलाह देते हैं। तो ये खाता पीता क्लास है, और ये बहुत छोटा सा क्लास है, क्योंकि ये बकर बकर ज्यादा करता है। ये आपसे नहीं कहेगा कि कैमरा बंद कीजिए तब मैं बात करूंगा, वो कहेगा कि बिना कैमरे के मैं बात नहीं करूंगा। मतलब गजब के कंट्राडिक्शन भरे हुए हैं ये जो अच्छा, भद्रलोक है कौन? भद्रलोक कौन है? भद्रलोक दरअसल यहां पर पहले कहा जाता था कि लेफ्ट का था। हाँ, सबसे पहले कांग्रेस का रहा, कांग्रेस का था, कांग्रेस से फिर विधान राय से शुरू किए, फिर वो इनके पास आया, लेफ्ट का आया, लेफ्ट के बाद सीधा उसको, वो टीएमसी के पास नहीं आया, टीएमसी की सत्ता आई और वो सत्ता के पास रहता है। तो इस बार चुनाव में बीजेपी की तरफ बात करते हुए शायद इसीलिए दिख रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट किया था दोस्तों, एक आपने देखा भी होगा, एक यहीं के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए धीरेन्द्र जी, यहाँ का मुस्लिम बहुत, जो बाकी देश का मुस्लिम है उससे ज्यादा सतर्क है। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा कि अभी आपको बीजेपी की तरफ जो सैकड़ों मुस्लिम, उनको कोई टिकट नहीं दिया है, लेकिन वो अब बीजेपी का झंडा लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसने ये सेंस कर लिया है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है, तो कहीं फिर वहां पोजीशन चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग अब दोस्तों, ये बहुत हो गया, हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रारब्ध पर भी दिखेंगे अभी कई सारे वीडियो अलग से जो हम साथ में जा रहे हैं वो करेंगे, और बाकी तमाम चीजों पर भी हम लोग करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका ये फील्ड का, अगर अवनीश भी इस बार पहली बार आके इस तरह से देखना चाहते हैं कि चलो सड़क पे चलेंगे धीरेन्द्र जी और
भवानीपुर के एरिया में घूमेंगे, इस पास और भी कई जगह घूमेंगे, तो आपको फील्ड की रिपोर्टिंग को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। ये भी क्योंकि ये सब चीजें आपको, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है, ये कहते हुए भी चप होती है, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट करना होगा, तभी ये फील्ड की रिपोर्टिंग आगे तक जारी रहती है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग जुड़े उसके लिए धन्यवाद, और इसको शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चले हम लोग सड़क की तरफ, तो आपको फिर कहीं और से मिलते हैं। अभी के लिए नमस्कार। नमस्कार।